Hello friends, welcome back to my channel and today we're going to talk about the Nepali movie called पशुपति प्रसाद। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ही यूनिक है जिसकी IMDb रेटिंग भी 8.6 है। अब इस मूवी में ऐसा क्या खास है जो इसे 8.6 की रेटिंग मिली है, चलिए जानते हैं। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आप हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। तो चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। सबसे पहले हम मूवी में पशुपतिनाथ मंदिर को देखते हैं जहां एक आदमी प्रसाद बांट रहा होता है और इस लाइन में प्रसाद लेने के लिए पशुपति प्रसाद नाम का एक आदमी भी खड़ा होता है जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पशुपति प्रसाद अपने चाचा को ढूंढने के लिए गांव से यहाँ आया था। वो उसे बाजार में नजर भी आते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं पशुपति प्रसाद हूँ और अपने चाचा को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे उसके चाचा ने ही उसका नाम पशुपति प्रसाद रखा था। वो अपने चाचा को याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसे इग्नोर करके चला जाता है और इसी के साथ स्टोरी अब फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें ये पता चलता है कि कैसे इसके चाचा ने ही इसका नाम पशुपति प्रसाद रखा था। दरअसल पशुपति को अपना नाम शुरू में बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे इस नाम की वजह से उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। इसलिए वो अपने चाचा से पूछता है कि आपने मेरा नाम पशुपति ही क्यों रखा। उसके चाचा उसे कहते हैं तुम्हारे माता पिता की शादी मैंने ही कराई थी, लेकिन काफी साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। कई डॉक्टर्स और वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन आखिर में तुम्हारे माता पिता पशुपतिनाथ मंदिर में गए जहां उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी हुई और तुम पैदा हो गए। इसलिए तुम्हारा नाम पशुपति प्रसाद रख दिया गया और तुम्हें इस नाम पर गर्व होना चाहिए। और यही बताते हुए वो एक शिव जी का लॉकेट उसके गले में पहना देते हैं। उसके बाद से ही पशुपति प्रसाद को अपने इस नाम से प्यार हो गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पशुपति काफी उदास बैठा होता है और उस लॉकेट को फेंकने की कोशिश करता है जो कि उसके चाचा ने उसे दिया था। लेकिन बाद में वो कुछ सोचकर रुक जाता है और वापस लॉकेट को अपनी जेब में रख लेता है। तभी उसे फिर से अपने चाचा नजर आते हैं और इस बार वो अपने चाचा के सामने जाकर उन्हें पहले वो लॉकेट दिखाता है और कहता है कि गांव में भूकंप की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उनके मृत शरीर को निकालने में उसे 3 दिन का समय लग गया था। गांव में सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया और फिर बाद में उसे पता चला कि उसके पिता ने कुछ कर्ज भी ले रखा था। जहां गांव वालों ने उससे कहा कि जब तक तुम उस कर्ज को नहीं चुका देते तब तक तुम्हारे माँ बाप की आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिले तो तुम जल्द से जल्द कर्ज को चुका दो। वो बताता है कि अब सारा कर्ज मेरे ही ऊपर है। उस कर्ज को चुकाने के लिए ही वो गांव से काठमांडू आया है। उसके आप बीती सुनने के बाद फाइनली उसके चाचा उसे वापस से वो लॉकेट पहना देते हैं। वो पशुपति को गले लगाकर रोने लगते हैं और उसे कुछ पैसे देकर पशुपति को खाने को बोलते हैं और शाम को वापस इसी जगह पर मिलने को कहते हैं और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पशुपति उन पैसों से कुछ नाश्ता करता है और घूमते फिरते एक जगह पहुंच जाता है जहां कुछ लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तभी अचानक से उसे वहां अपने चाचा नजर आते हैं जो किसी की लाश को जला रहे होते हैं। पशुपति घबराते हुए अपने चाचा के पास जाता है लेकिन वो उसे डांटकर वहां से भगाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे मना किया था कि जब तक मैं न कहूं तब तक वहीं रुकना, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद पशुपति के चाचा पशुपति के पास आकर दुकान में जाकर दुकान से एक दारू की बोतल और मीट खरीदकर घर जाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी को पैसे नहीं देता और उधार में सब सामान लेता है। तभी घर जाते वक्त चाचा पशुपति से पूछता है कि तुम्हारी तो गांव में एक अच्छी खासी चाय की दुकान थी, उसका क्या हुआ। पशुपति कहता है क्या होगा जब 10 रुपए की चाय भी लोग उधार पीने आएंगे। ऐसे में क्या कमाता और क्या ही बचाता और क्या कर्ज चुका पाता। इसलिए मैं यहाँ काठमांडू में आया हूँ जिससे मैं कोई अच्छी सी नौकरी करके पैसे इकट्ठे कर सकूं और अपने माता पिता का कर्ज उतार सकूं और उनकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। अब चाचा पशुपति से कहते हैं कि अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुम एक झटके में लखपति बन सकते हो, नहीं तो मेरी ही तरह जिंदगी भर घिसते रह जाओगे। अब आगे चाचा बताते हैं कि कैसे उसके दोस्त को भगवती नदी में एक सोने की अंगूठी मिली जिसको बेचकर उसने अपना एक बिजनेस सेटअप किया और आज वो लखपति बन चुका है। तो क्यों ना तुम भी अपना नसीब आजमा कर देखो, क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। अब बहादुर पशुपति को अगले दिन अपने साथ एक घाट पर ले जाता है जहां पर एक आदमी मरे हुए लाश के हाथ से अंगूठी निकालकर चुपचाप अपनी जेब में डाल लेता है। तभी पशुपति के चाचा कहते हैं कि यही वो जगह है जहां तुम्हें अंगूठी मिल सकती है
अब वो उसे बताते हैं कि कैसे लोग अंगूठी और कुछ कीमती चीजों को नदी में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसको मैग्नेट की मदद से तुम ढूंढ सकते हो, और मैग्नेट तुमको रेडियो ठीक करने वाले की दुकान पर मिल जाएगी। ये सब समझाकर बहादुर वहाँ से निकल जाता है। अब इस नदी के पास पशुपति को कुछ लोग दिखते हैं। दरअसल ये पूरा एक गुंडों का ग्रुप होता है, जिसमें भस्मी भाई नाम का एक गुंडा इनका लीडर होता है, और ये लोग ऐसे ही मैग्नेट की मदद से सिक्के और कीमती चीजों को निकालने का काम करते हैं। खैर, थोड़ा और आगे जाने पर पशुपति प्रसाद को हनुमान जी के ड्रेस में एक आदमी नजर आता है, जिसके पास आकर सभी विजिटर्स उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं और बदले में कुछ पैसे भी देते हैं, और यही इस आदमी का काम होता है। अब यहाँ पशुपति भी हनुमान जी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमान जी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते और जय श्री राम बोलकर वहां से जाने को कहते हैं। अब पशुपति वहां से निकलकर कुछ लोगों को देखता है, जो कि मरे हुए आदमी को लेकर पीछे जाते हुए कुछ सिक्के फेंकते हैं। अब पशुपति एक एक करके सभी सिक्कों को इकट्ठा करके मैग्नेट का जुगाड़ कर लेता है और फिर ब्रिज के ऊपर से ही मैग्नेट को नदी में डालकर सिक्कों को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वहां मौजूद भस्मी भाई और उसके आदमी पशुपति को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और फिर उसे जाकर कहते हैं कि आखिर किसने तुम्हें यहाँ ये सब करने की परमिशन दी है, अगर दोबारा नजर आया तो नदी में फेंक देंगे, फिर वहां आराम से सिक्के ढूंढना और कोई तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अब जैसे तैसे करके पशुपति अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब अगले सीन में फिर से पशुपति उसी ठेले वाले के पास कुछ खाने के लिए जाता है, जहां वो ठेले वाला बताता है कि वो बीए पास है, फिर भी वो जॉब की जगह ये बिजनेस कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस उसको सबसे ज्यादा फायदा दे रहा है। अब रात को पशुपति प्रसाद एक गुल्लक खरीदकर उसमें पैसे जमा करना शुरू करता है, जहां उसका चाचा कहता है कि आखिर कब तक ये चिल्लर जमा करोगे, इससे कैसे तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारे पिता का कर्ज कैसे खत्म होगा। पशुपति कहता है कि पहले मैं कुछ पैसे जमा करके एक ठेले का बिजनेस शुरू करूंगा, फिर इस बिजनेस को आगे लेकर जाऊंगा। अब अगले दिन हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि फोटोज ले रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां भस्मी और उसके आदमी आ जाते हैं और चोरी चुपके एक आदमी का पर्स चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी ये सब कुछ पशुपति दूर से देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो आदमी भस्मी को चोरी करते हुए पकड़ लेता है और उसकी पिटाई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पशुपति चिल्लाते हुए कहता है, अरे भस्मी भाई, चुराना है तो दिल चुरा, क्या पैसे चुराता है। वहीं उस आदमी की लड़की पशुपति को ऐसा कहते हुए देखकर इम्प्रेस हो जाती है। अब इतना सब होने के बाद भस्मी और उसके आदमी पशुपति का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़कर बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां एक बूढ़ी औरत पशुपति को उन लोगों से बचा लेती है और फिर पशुपति को समझाती है कि बेटा ऐसे लोगों से दूर रहा करो। अब पशुपति को काफी सालों बाद ऐसा प्यार मिलते देख उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। अब जैसे ही पशुपति वहां से निकलता है, तब बस में भस्मी के लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं और इस बार पशुपति भागते भागते हनुमान जी के पास आकर उनके पीछे छिप जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भस्मी और उसके सभी लोग हनुमान जी से बहुत डरते हैं, इसलिए वो हनुमान जी को देखते ही पशुपति को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ अब हनुमान जी पशुपति को घायल देखकर उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि अगर फिर से ये लोग तुम्हें परेशान करें तो मेरे पास आ जाना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में पशुपति मंदिर से पानी पी रहा होता है। वहाँ वही लड़की फिर से उसे दिखाई देती है, जिसका नाम बन्नू होता है। इस बार वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद पशुपति फिर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए नदी में सिक्के और अंगूठी ढूंढने लगता है, जहां उसे अंगूठी तो नहीं लेकिन गोल्ड का उसे एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। लेकिन तभी भस्मी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और पशुपति को देखकर फिर से वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और पशुपति को पकड़ लेते हैं और भस्मी उस सोने के टुकड़े को लेकर खा जाता है। और ये सब देखकर पशुपति को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत ही मेहनत की थी। अब गुस्से में आकर पशुपति भस्मी के सेंटर पॉइंट पर हमला करके वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम फिर से पशुपति प्रसाद को उस ठेले वाले के पास देखते हैं, जहां वो उस ठेले के प्राइस के बारे में पूछता है। तो ठेले वाला बताता है कि नया ठेला तुम्हें 1 लाख का और सेकंड हैंड तुम्हें 50,000 का मिलेगा। इसके बाद पशुपति एक आश्रम में आता है, जहां वो औरत रहती है जिसने उसे भस्मी और उसके आदमियों से बचाया था। दरअसल उसी दिन उस औरत की छड़ी टूट गई थी, इसलिए पशुपति उस औरत को एक नई छड़ी लाकर देता है। फिर उसी रात पशुपति अपने चाचा से 30,000 मांगने लगता है, क्योंकि उसे सेकंड हैंड ठेला खरीदना था। अब उसका चाचा कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 3,000 एक साथ नहीं देखे और तुम मुझसे 30,000 मांग रहे हो। तब पशुपति कहता है कि ठीक है, फिर मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला दो, क्योंकि ये सिक्के ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। अब अगली सुबह उसका चाचा उसे एक जगह जॉब के लिए लेकर जाता है, जहां उसका काम था कि लाश के जलने के बाद जिन बची हुई लकड़ियों को नदी में फेंक दिया जाता है, उसे उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करना था। लेकिन पशुपति की बदकिस्मती थी
कि उस काम का सुपरवाइजर कोई और नहीं बल्कि भस्मी ही था। अब पशुपति अपना काम कर रहा होता है। इतने में भस्मी अपने बॉस को पशुपति के बारे में झूठी खबर बताकर काम से निकलवा देता है। इसके बाद पशुपति वापस अपने चाचा के पास जाकर अपनी आपबीती बताने लगता है और उनसे एक नई जॉब दिलाने को कहता है। लेकिन इस बार उसका चाचा भड़क जाता है और कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम खुद ही काम क्यों नहीं ढूंढ लेते। अब पशुपति काफी परेशान हो जाता है और अपनी सारी परेशानी हनुमान जी को बताता है और उसके लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने को कहता है। तभी हनुमान जी उसे एक आइडिया देते हैं कि सभी लोग मरे हुए लोगों के सभी कपड़े घाट पर ही छोड़ जाते हैं। उन कपड़ों को उठाकर धोकर इस्त्री कर वापस सेल करो और मैं एक ठेकेदार को जानता हूँ जो ये काम करता है। पशुपति कहता है कि आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने कभी इसे ट्राई क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि मैं इसी में खुश हूँ और फिर पशुपति को उसे ठेकेदार से मिलवा देता है। इसके बाद पशुपति उस ठेकेदार से कुछ कपड़े लेकर फुटपाथ पर बेचना शुरू कर देता है, जहां ऐसा करते हुए अपनी स्कूल बस से उसे बानो देख लेती है और पशुपति भी उसे देख लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पशुपति अब ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है और गुल्लक में अपनी सारी कमाई जमा करने लगता है। तभी कुछ दिन बाद पशुपति ये खुशखबरी हनुमान जी को सुनाता है और इसी खुशी के मौके पर वो हनुमान जी को एक मोमोज के ठेले के पास खाने के लिए ले जाता है, जहां वो ठेले वाला पशुपति को देखते ही बोलता है कि भाई तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, क्योंकि अभी अभी एक सेकंड हैंड ठेला मिला है जैसा तुम चाहते थे। अब ये सब सुनकर पशुपति खुशी से झूम उठता है और उस ठेले वाले से कहता है कि मैं अभी तुरंत एडवांस लेकर आता हूँ। अब पशुपति जल्दी से जाकर ये खबर अपने चाचा को देता है और कहता है कि अब तुम्हें लाशों को जलाने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ समोसे बनाना। अब जैसे ही वो उस गुल्लक को उठाता है तो देखता है कि उसमें से सारे पैसे गायब हैं। मतलब जो पाई उसने इतनी मेहनत से जमा की थी, वो सारे पैसे ले जाकर चाचा ने अपने दारू का उधार चुका दिया था। अब पशुपति इसके बाद जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपना माँ बाप माना और क्या कुछ नहीं सोचा तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरा और खुद का दोनों का फ्यूचर एकदम बर्बाद करके रख दिया। इसके बाद वो अपने सारे कपड़े बैग में रखकर वहां से रोता हुआ चला जाता है और फिर हमेशा की तरह हनुमान जी के पास आकर ये सारी बातें हनुमान जी को बताने लगता है। अब हनुमान जी मंदिर के पास ही एक छोटी सी जगह पशुपति को रहने के लिए दे देते हैं, जहाँ पशुपति सिर्फ सो सकता है। अब पशुपति कुछ दिनों के बाद फिर से अपनी मुंह बोली माँ से मिलने के लिए आता है और उनको अपनी फैमिली फोटो और कुछ पैसे देकर कहता है कि माँ अब मैं जो भी कमाऊंगा वो तुमको ला कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। अब काफी दिनों तक उसे बानू नजर नहीं आती। अब पशुपति अपने मन की बात हनुमान जी को बताने लगता है। तब हनुमान जी उसे एक दिन के लिए अपना ड्रेस पहनने के लिए बोलते हैं और फिर जब पशुपति हनुमान जी के ड्रेस में आता है तो उस दिन बानो और उसकी फैमिली जाकर उसी के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि हनुमान जी के गेटअप में जो बंदा है वो जब भी पशुपति को कोई सलाह देता है तो हमेशा उसका काम हो जाता है। खैर अब अगले दिन पशुपति बानो को फिर से बस में नजर आती है और उसे अपने पास बुलाकर एक पेपर देती है और इतनी देर में कुछ पुलिस वाले पशुपति के सारे कपड़ों को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 200 रुपए देकर अपने कपड़े वापस ले लेता है। अब जब पशुपति उस पेपर को देखता है तो उसमें एक चिट्ठी और उसका एक स्केच होता है। मतलब बानो इतने दिनों से उसके लिए एक स्केच रेडी कर रही थी। अब वो स्केच पशुपति अपने पास ही रख लेता है। अब ऐसे करके धीरे धीरे दोनों में चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच पशुपति बानो को हनुमान जी का नंबर देता है, लेकिन बानो कभी कॉल नहीं करती। दूसरी तरफ पशुपति अपने मुंह बोली माँ के पास कुछ पैसे जमा करने लगता है और उससे कहता है कि जब मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा तो हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, मैं तुम्हारा बेटा और तुम मेरी माँ। वहीं एक रात भस्मी और उसके आदमी पशुपति को ठिकाने पर जाकर उसके सारे सामान को बर्बाद कर देते हैं और बानो के दिए हुए स्केच को भी बिगाड़ कर रख देते हैं। अब पशुपति भी गुस्से में आकर भस्मी के बॉस को एक लेटर लिख देता है कि भस्मी चोर चुपके से तुम्हारी लड़कियों को चुरा रहा है। इसके बाद भस्मी को उसका बॉस बहुत मारता है। तभी एक दिन पशुपति का चाचा पशुपति के पास आकर उससे माफी मांगता है और उसे वापस रूम पर आने के लिए बोलता है, लेकिन पशुपति उसे साफ इनकार कर देता है। अब अगली सीन में इस लेडी को देखते हैं जिससे मिलने उसका बेटा आता है, जो उसके लिए कुछ सामान भी लाता है, लेकिन वो उसका एक भी सामान नहीं लेती। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बेटा और बहू दोनों उसे छोड़कर अमेरिका में रहते हैं और इसी अकेलेपन की वजह से वो औरत अपना घर छोड़कर आश्रम में रह रही थी। अब अगले दिन ये औरत अपने वकील को बुलाकर ये डिसाइड करती है कि वो अपने इस घर को पशुपति के नाम कर देगी और पेपर वर्क कराने के लिए वो शनिवार का दिन चुनती है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि भस्मी अपने कुछ दोस्तों को लेकर जिम में जाता है, जहां वो एक बॉडी बिल्डर आदमी को पशुपति और हनुमान जी को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन दोनों से परेशान हो चुका था। बॉडी बिल्डर से ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर
शनिवार का दिन ही इस काम को करने के लिए चुनता है। अब अगले दिन पशुपति हमेशा की तरह अपनी किस्मत आजमाने के लिए घाट के किनारे बैठा होता है, जिसमें एक लड़का अपने पिता के मृत शरीर से सोने की अंगूठी उतारकर अपने पास न रखते हुए उसे नदी में फेंक देता है। और फिर क्या था, तुरंत पशुपति जंप लगाकर उस अंगूठी को कैच कर लेता है। मतलब फाइनली पशुपति की किस्मत खुल जाती है। खैर अब वो ये खबर सबसे पहले हनुमान जी को देता है। इसके बाद वो अपने चाचा के पास जाकर सारे कपड़े पैक करने को कहता है और बोलता है कि 2 दिनों के बाद अपना बिजनेस शुरू करूंगा और हम दोनों एक अच्छे से घर में शिफ्ट होंगे। इसके बाद वो अपने मुंह बोली माँ के पास जाता है और उससे 5,000 मांगने लगता है और पैसे लेकर ये कहकर निकल जाता है कि शाम को मैं लेने आऊंगा, माँ अपने कपड़े पैक करके रखना। पशुपति इसके बाद सीधा उस ठेले वाले के पास जाता है और उसे 5,000 एडवांस के तौर पर देकर उसे वो सेकंड हैंड ठेला दिलवाने के लिए कहता है। इसके बाद वो मंदिर में आकर ऊपर आसमान को देखता है और अपनी माँ और पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी मैं जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा, अब आप जल्द ही स्वर्ग में जा पाओगे। इसके बाद सीधा वो सुनार के पास जाकर उस अंगूठी को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसका बिल मांगते हैं तो कुछ लोग उस अंगूठी की काफी कम कीमत लगाते हैं। इसके बाद पशुपति एक और दुकान में जाता है जहाँ वही बंदा होता है जिसको पूरी मूवी में पशुपति ने कई बार देखा होता है और उस आदमी ने भी पशुपति को मंदिर में कई बार देखा था। वो आदमी भी उस अंगूठी का कम प्राइस बताता है। पहले वो 500 देता है, फिर 5,000 और फिर 10,000, लेकिन पशुपति को चाहिए थे 1,00,000 रुपए, तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो दुकान वाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर मेरा सोना लेकर भाग रहा है। ये सुनकर वहाँ के आसपास के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटने लगते हैं। इसी बीच वही दुकान वाला बंदा उसके हाथ से वो अंगूठी छीनकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और पशुपति को वहाँ से ले जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ज्यादा पिटाई की वजह से पशुपति अपना दम तोड़ चुका था। अब यहाँ पशुपति की मौत की वजह से सभी के सपने अधूरे रह जाते हैं। सबसे पहले वो ठेले वाला बंदा पशुपति के लिए वो ठेला रखकर उसका इंतजार कर रहा था। वहीं उसकी मुंह बोली माँ अपने वकील के साथ पशुपति का इंतजार कर रही थी ताकि अपना घर उसके नाम कर सके। वहीं यहाँ पर एक ऐसा सीन आता है जो आपको झकझोर कर रख देगा। वहाँ भानु मंदिर में आकर पशुपति को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जो चिता उसके सामने जल रही है वो कोई और नहीं बल्कि पशुपति की है। वहीं दूसरी ओर पशुपति के चाचा उसका रोते हुए वेट कर रहे होते हैं कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया, पशुपति आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। वहीं पशुपति की लाश को देखकर भस्मी भी रोने लगता है। और अब दिखते हैं हनुमान जी, जो पूरी मूवी में नहीं दिखे, जो पशुपति की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब क्लाइमेक्स में हमें ये पता चलता है कि जो बानो है वो दरअसल गूंगी है, इसलिए उसने कभी भी उस नंबर पर कॉल नहीं किया था। अब उसको ये लगता है कि पशुपति को उसके बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग गया। वहीं दूसरी ओर उसका चाचा काफी सारे पैसे इकट्ठे करके उसके पापा का कर्ज उतार देता है, जिसके उसके माँ बाप को शांति मिल जाए। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों मूवी में दिखाया गया है कि एक और तो गरीब आदमी को बड़े आदमी दबाने लगते हैं जैसे उस सुनार ने किया, जबकि उसको पशुपति की सच्चाई पता थी। वहीं एक और देखें तो जब तक पशुपति सही लाइन पर रहा तो हनुमान जी की वजह से उसका काम भी होता रहा, लेकिन जैसे ही उसने मरी हुई बॉडी से वो अंगूठी चुराई तो उसके साथ इतना गलत हुआ कि उसकी मौत तक हो गई, जबकि उसके मन में कोई पाप नहीं था। दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या पशुपति के साथ सही हुआ या फिर गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर